से मतलब नहीं, हमें धंधा रोजगार से सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाली जाए, तभी हम लोग सर्वाइव करते हैं। बिना चाइना के माल के हम लोग नेहरू प्लेस में बेरोजगार हो जाएंगे, जो भी रोटी खा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। वो तो इंडिया में बनता ही नहीं है मेमोरी कार्ड, इंडिया में मेमोरी कार्ड नहीं बनता है। अब जब से सरकार ने ये रूल बनाया है कि भाई हर प्रोडक्ट पर लिखना होना चाहिए कि आइटम कहाँ से आई है, हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। हमारा जितना ही सामान आता है सब चाइना से आता है। अभी हिंदुस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की नहीं होती। चीन से आए हुए सामानों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उनमें बेशक गंभीरता कम है, जोर कम है, लेकिन इसके बावजूद इन सामानों को मंगाने वाले हमारे व्यापारी भाई बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनकी पूंजी उसमें लगी हुई है। अगर ये माहौल इस तरह से बढ़ने लगे और सरकार भी इस तरह के फैसले लेने लगे तो उनके लिए अपने सामानों को बेचना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त आप जानते हैं कि पिछले 6 साल में चीन के साथ आयात काफ़ी बढ़ा है। ये मोदी सरकार के दौरान ही हुआ है कि कई बिलियन डॉलर आयात बढ़ गया और चीन से व्यापार घाटा हमारा लगातार बढ़ता चला गया। हम चीन को उतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर सके। तो ये विरोध करने वाले हैं, कभी सरकार से नहीं कहते कि अब आने वाले यानी अब आगे से आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोग चीन से सामान ना मंगाएं, लेकिन जो सामान मंगाया जा चुका है, जिसके पैसे दिए जा चुके हैं, उन्हें लेकर विरोध प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? क्या हम अपने ही व्यापारियों को या दुकानदारों को सज़ा नहीं दे रहे हैं? इससे ख़राब आर्थिक स्थिति में जब अर्थव्यवस्था एक चुनौती से गुजर रही है, तो वो अगर व्यापारी भाइयों के सामानों पर इस तरह के प्रतिबंध लगने लग जाएं, विरोध का सामना करना पड़ जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस स्टोरी पर हम बात करेंगे रविश रंजन से भी और हिमांशु से भी। हिमांशु, रविश के पास आने से पहले मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नोटिस आया है कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में अब जो विक्रेता हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि जो सामान अब वो दे रहे हैं वो किस देश का बना हुआ है। क्या इस फैसले को हम चीन के विरोध से जोड़कर देख सकते हैं या कोई ये अलग मामला है? हिमांशु, देखिए, मुझे लगता है ये मुश्किल सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर जो टाइमिंग है उसका संदर्भ तो बहुत साफ है कि जिस तरह से चीन के साथ संबंधों में एक तनाव बढ़ा है, जो घटना हुई उसके बाद, और ये कहा गया है सरकार की तरफ से, वाणिज्य मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें बहुत साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये समझना जरूरी है कि ये सरकारी खरीद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो भी कंपनी, भारतीय हो या विदेशी कंपनी हो, वो अगर कोई सामान भारत में किसी सरकारी विभाग को या मंत्रालय को बेचना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और उसमें अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डालनी होती है। और जब वो प्रोडक्ट्स की डिटेल डालते हैं तो उसके बाद फिर सरकार उन प्रोडक्ट्स की समीक्षा करके फिर आगे फैसला करती है इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसमें नई घटनाक्रम इसमें यह है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह कहा है कि अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो सेलर है, जो भारत में सरकारी विभाग को या मंत्रालय को अपना सामान बेचना चाहती है, तो उसे कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। यानी उन्हें बहुत स्पष्ट तौर पर वेबसाइट पर यह बताना होगा कि वो किस कंपनी में उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहां से वो ऑपरेट करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो कंपनियां पहले भी अपलोड करती रही वो जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन की इसमें रखें सीधे तौर पर। जी हिमांशु, आपसे संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वरना एक सवाल आपसे पूछना रह गया था कि सरकार ने ये कहा है कि कोई सामान किस देश में बना है इसकी सूचना देनी है, और हिमांशु जैसा कि कह रहे थे कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि चीन का बना है, इसे अलग से बताना है। तो अब सामानों को देश के हिसाब से अगर आप बांटेंगे और उसमें चीन अलग से अगर रेखांकित होगा तब क्या होगा, इसकी कोई बहुत स्पष्टता नहीं है। हम हिमांशु से पूरी बात नहीं कर पाए। जैसे आप कहाँ कहाँ लिखेंगे, दवाएं हैं तो दवाओं में जिन अवयवों की जो एलिमेंट होते हैं उनमें से 80% चीज़ों का आयात जो है वो चीन से होता है।
तो कितने टैबलेट पर लिखेंगे, कितने पुड़िया पर, पर्ची पर यही लिखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से बना हुआ है, किन किन देशों से आए सामान से बना हुआ है। तो ये एक अजीब सी स्थिति हम पैदा कर रहे हैं अपने लिए, और हो सकता है कि निवेशकों से को गलत संदेश भी भेज रहे हों। लेकिन अब माहौल बनाया गया है, बनाया जा रहा है। जिन न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन पर चीनी सामानों के विज्ञापन आते हैं उनका वो लोग बहिष्कार नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप बहिष्कार कीजिए, तो आप पहले अपना तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी और चलती रही हैं। तो हमारा अच्छा खासा वक्त इसमें गुजरा है। ये सब टाइम काटने में भी बहुत मज़ा आता है, चौराहे पे बैठकर, गांव में बैठकर लोगों के वक्त कट जाते हैं और पता नहीं चलता कि बेरोज़गारी कहाँ गई, पता नहीं चलता कि स्कूल कॉलेज की हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई, अस्पताल पर हम क्या ही बात करें, आपको दुखी करें। तो रवीश हैं हमारे साथ। रवीश, जब आप नेहरू प्लेस गए और इन दुकानदारों से, बिजनेसमैन से बात की आपने, तो ये जो संक्षिप्त या प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो रहा है चीनी सामान को लेकर, इसके संदर्भ में आपने उन्हें किस तरह से जाना, समझा, बताइए ज़रा। जी देखिए रवि जी, आज जब मैं नेहरू प्लेस के दुकानदारों से मिला तो नेहरू प्लेस एक बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक सामान की, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि 90 से 95% जो है वो चीनी सामान यहाँ पर आता है। तो दुकानदारों का ये कहना है कि चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जब चीन से ही आपको एक चिप से लेकर और टीवी तक जो है वो चीन से आ रही है, तब हम आखिर कैसे उसको न बेचें। अगर आप इसका अच्छा विकल्प हमें दीजिए तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता है कि हम चीन का सामान बेचें, हम अपने भारत देश का सामान बेचने को तैयार हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जब एक चिप भी यहाँ नहीं बनती है, बाहर से आ रही है, चीन से आ रही है, तो आखिर उसका बहिष्कार करने से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। या आज एक हम जो है वो दुकानदार से मिले जो कि एक कंप्यूटर का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट वो तैयार करते थे। उन्होंने हमें बताया कि 10 साल पहले इसी पार्ट को वो तकरीबन 1500 रुपए में तैयार करते थे, लेकिन जब से जो है वो 2007 के बाद में चीनी सामानों का आना यहाँ पर जारी हुआ तो फैक्ट्री उनको बंद कर देनी पड़ी, और आज की तारीख में वो नेहरू प्लेस में एक छोटी सी दुकान पे वही चीन का सामान जो वो अपनी फैक्ट्री में भारत में तैयार करते थे, वही चीन से मंगाकर 700 से 800 रुपए में चीन का ही प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। तो उनका कहना है कि पहले चीन ने हमारी फैक्ट्री बंद की, अब अगर हम चीन का सामान भी बेचना बंद कर देंगे तो हम पूरी तरीके से सड़क पर आ जाएंगे। उनका ये कहना है कि भारत सरकार को एक लंबी रणनीति बनानी चाहिए कि आखिर हम चीन का मुकाबला कैसे करें। यहाँ पर एक मैन फोर्स तैयार करना पड़ेगा, एक तकनीकी जो फौज है उसको तैयार करनी पड़ेगी, और सब्सिडाइज रेट में जो है वो फैक्ट्रियां लगाने दी जाएं, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। वरना चीन के इतने सस्ते सामान के सामने अगर आपने बहिष्कार करने का नारा केवल दिया, और उसमें अभी वो कह रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 50 से 60% उनका बिजनेस वैसे ही प्रभावित है, और अगर चीन के सामान का बहिष्कार करने पर सारे लोग तुल जाएंगे तो नेहरू प्लेस की पूरी मार्केट को ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 90% सामान जो है वो चीन का ही जो है वो बेचा जा रहा है। तो अगर आप उसको बेचना बंद कर देंगे तो बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। तो पहले आप ऐसी रणनीति बनाइए कि भारत का ही सामान जो है वो उसी क्वालिटी का, उसी कीमत का तैयार हो, तब आप चीन के सामान का बहिष्कार करें। हिमांशु हमारे साथ आए हैं। हिमांशु, आपको याद होगा कि जब पुलवामा के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसके बाद ही ये एक खबर आई थी कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो दिया गया था वो वापस लिया जाता है, और वहाँ से आने वाली चीज़ों पर आयात शुल्क में 200% की वृद्धि की जाती है। तब पाकिस्तान से बहुत कम चीज़ें आती थीं, अब तो अभी भी उतनी ही आती होंगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर आपको कोई गंभीरता नज़र आ रही है या वहाँ भी इस तरह का टोटका हो रहा है? जैसा कि आप कह रहे थे कि ओरिजिन ऑफ कंट्री लिखना है कि किस देश में सामान बना है, क्या इसको ठीक चीन के संदर्भ में ही पढ़ा जा सकता है? अगर चीन को लेकर ही विरोध करना है तो सरकार उसमें साफ साफ लिख सकती थी। क्या इस तरह के भी कोई संकेत मिले हैं अभी तक? किसी तरह से ट्वीट में जैसे होता है लाइक कर लिया, उस तरह से संकेत दे दिया कि चीन से आने वाले सामानों पर हम आयात शुल्क लगाएंगे, जबकि आपको पता है कि संसदीय समिति ने सुझाव भी दिया था कि इस तरह से ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाना चाहिए 2017-18 की संसदीय समिति में। हिमांशु,
निश्चित तौर पर देखिए मुश्किल सवाल है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई संकेत ऐसा नहीं आया है कि भारत जो है वो चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव प्रत्यक्ष तौर पर करना चाहता है। सीधे तौर पर अगर भारत सरकार को ये फैसला करना होगा तो सैद्धांतिक तौर पर एक फैसला होगा, कैबिनेट उस पर मुहर लगाएगी और फिर उस फैसले का ऐलान किया जाएगा। अभी जो फिलहाल किया गया है, और जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, सरकारी खरीद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरकार ने ये अनिवार्य किया है कि कोई भी कंपनी अगर सरकारी विभाग को या मंत्रालय को सामान बेचना चाहती है तो उसे कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी अनिवार्य तौर पर देनी होगी, तो इसका सीधे तौर पर ये मतलब हो सकता है कि सरकार कल को चाहे कि अप्रत्यक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्टली अगर किसी भी एक देश से जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है तो उनके कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, स्वीकार नहीं कर सकती है। और सीधे तौर पर वो कंपनी ये शिकायत भी नहीं कर पाएगी कि क्योंकि उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन एक विशेष देश में है इसलिए उसका सामान भारत में नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये अधिकार भारत के पास होगा कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर ये फैसला करे। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर जो आपका सवाल है, अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान संकेत नहीं आया है सीधे तौर पर जिसमें ये कहा गया हो कि भारत चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में बदलाव चाहता है। आमतौर पर जब देशों का हित उस दिशा में आगे बढ़ता है, जैसा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के दौरान हुआ था, तो बहुत साफ तौर पर यह बात कही जाती है। अभी तक ये बात नहीं कही गई है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ सरकारी विभागों ने चीनी कंपनियों को जो ठेका दिया था उसको फिलहाल रोका जरूर है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर आर्थिक संबंधों में भारत कोई बड़ा बदलाव कर सकता है, करने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में अभी तक कोई साफ स्पष्ट प्रत्यक्ष तौर पर संकेत नहीं आया है सरकार की तरफ से। जी, और इसका एक और पहलू आपको समझने की जरूरत है, हम दर्शकों को भी, कि बहुत चीजों पे सरकारें फेल हुई हैं हाल के दिनों में। तो आप अगर बेरोजगारी भत्ता ना मांगें, नौकरी से सिलसिले में कोई सवाल ना करें, तो आपके बीच नेता जाएंगे कैसे? तो वो जाने के लिए एक तो टॉपिक हिंदू मुसलमान का है ही, हमेशा के लिए ही सफल टॉपिक है। अब ये दूसरा एक चीन का टॉपिक है, क्योंकि चीन को लेकर विवाद भी हो गया है। तो ये पटाखे, फुलझड़ियाँ, इन सब चीज़ों के विरोध के नाम पर वो पब्लिक में जाएंगे और बड़े बड़े भाषण भांजेंगे, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे कि हमारी ही संसद की संसदीय समिति ने बताया है कि $50 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार घाटा है। मतलब लगातार आयात चीन से, जब से हमने झूला पर झुलाया है उनको पलना पे बिठा के, तब से चीन से आयात बढ़ता जा रहा है। वो खुद अपने माइक से नहीं बोलेंगे, तो किसी को बताना होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक झांसा देने का मसला है, जहां लड़ना है वहां लड़े और वहां की रणनीति को वहां के हिसाब से ठीक करे। चीन से भी विरोध करना है तो फिर वो बताए कि इन 5-6 सालों में डोकलाम की परिस्थिति आई थी 2017 में, उसके बाद भी 2018 में मूर्ति वहां से आई थी और चीन के इंजीनियर मूर्ति को लगाते हुए, मैं सरदार पटेल की मूर्ति की बात कर रहा हूं, वहां लगाते मिले थे, तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी। ये सब झांसा देने वाले मुद्दे हैं। आप समय पर समझ सकें तो कोई बात नहीं, नहीं समझ सके तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि आप इसे ना समझें कि इसका राज क्या है, और वही अंत में होगा भी। लेकिन फिर भी रविश, हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यापारी चिंतित हैं नेहरू प्लेस में, क्या ऐसा कोई वहां पर पहुंच गया कि ये जो सामान आप दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए, चीन का बना हुआ है, या फिर जो मीडिया में भाव भंगिमा तैयार की जा रही है, हाशिए पर अभी प्रदर्शन है, उन्हें डर है कि कहीं ये केंद्रीय मुद्दा ना बन जाए, उससे डर है इन्हें? आज देखिए रवि जी, नेहरू प्लेस के तमाम सारे दुकानदारों को फोन जरूर आए कई सारे संगठनों के जरिए कि आप चीन के सामान को न बेचें, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई चीन के सामान को नहीं बेचेंगे तो आप अपना भारतीय सामान उसी रेट पर, उसी क्वालिटी का आप लेकर आए, हम आपका सामान बेचेंगे। लेकिन दुकानदारों का ये साफ कहना है कि लगातार इस तरीके के जो नारे हैं और इस तरीके की जो बात है वो 4-5 साल से सुन रहे हैं। पहला उनको झटका जो है वो लॉकडाउन में लगा। अब लॉकडाउन के बाद जैसे कुछ बिजनेस बढ़ा था, तो अब ये चीन के सामान का बहिष्कार करने के नाम पर जो है वो कहा जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी चीन का सामान बिक रहा है। आज ही एक शख्स वहां के बता रहे थे कि नेहरू प्लेस में 100 कैंटर सामान जो है वो डेली आ रहा है। यानी नेहरू प्लेस में जो सामानों की बिक्री है वो लगातार अभी भी हो रही है, और 100 कैंटर अगर
आ रहे हैं केवल नेहरू प्लेस में, तो आप समझ सकते हैं कि इस बहिष्कार का जमीन पर अभी बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन के प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो कम हो। ये भी है कि मेक इन इंडिया का एक नारा आपने सुना था, कभी आप खुद भी डेटा चेक किया कीजिए, ये फेल हो गया। अगर आपको लगता है कि ये फेल नहीं हुआ है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा देखिए, बहुत कम तिमाही में आपको इसमें वृद्धि मिलेगी, बल्कि लगातार इसमें गिरावट मिलेगी। तो इसका एक ही मुकाबला आप पिछले 6 साल में कर सकते थे, जब आपके पास वक्त था कि मेक इन इंडिया से आप इसको मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो खैर ये सब चलता रहेगा, कई बार लोगों के पास टॉपिक नहीं होता है तो इसलिए भी ये चल जाता है।